सबसे पहला जो ऑर्डिनेंस जो देखा जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट में, हमारे इंडिया में बजट हमारे संविधान में मेंशन नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमने पॉलिटी का क्लासेस स्टार्ट किया है और इसमें चल रहा है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम सेक्शन में। डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि आर्टिकल्स डायरेक्ट दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि आर्टिकल्स जो है किस प्रावधान से है, या फिर पूछ लिए जाते हैं कि व्हाट इज़ इन दिस आर्टिकल, उस आर्टिकल में क्या है, किस पोस्ट से रिलेटेड है, या फिर उसमें क्या फंक्शंस दिए हुए हैं। तो उन आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। और अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल में आप विजिट करेंगे तो सारे पॉलिटिकल जो क्लासेस है वो मिल जाएंगे आपको। हमने इस पॉलिटिकल क्लास में जितने भी टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, उन सारी टॉपिक्स को जो है अच्छे से कवर्स करेंगे, जहां से आपके सारे क्वेश्चन जो भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, ये स्टैटिक पोर्शन में से जितने भी पॉलिटी के जो क्वेश्चंस आते हैं तो वह सारे क्वेश्चंस आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और हाँ, हर एक क्लास करने के बाद आप उससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन बनेंगे तो आप उसको जरूर सॉल्व कर लेंगे। इससे ये होगा कि आप जो भी पढ़े होंगे तो आपको वो याद होगा, और जो है ऑब्जेक्टिव लगाने से आपको ये पता चलेगा कि कहाँ से क्या कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हमारा टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक है हमारा कि इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। जो आर्टिकल्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को सिर्फ डिस्कस करेंगे। और जो इसमें 2 क्लासेस रहेगा जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है इसमें, तो क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स हैं तो सारे एक ही वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे, तो इसमें 2 क्लासेस होगा। तो ये उसका पहला क्लासेस है, एंड इसके बाद जो है और दूसरा क्लासेस आएगा। तो मैं दोनों का जो लिंक है एक दूसरे के सेक्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो आज का क्लासेस है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जो आर्टिकल्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन्हीं को सिर्फ हम डिस्कस करेंगे। तो जो है पार्ट 1, तो पार्ट 1 में जो था हमारा, जो हमने इससे पहले जो है जो डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन पार्ट्स का जो वीडियो डाल दिया है, आप जाके देख सकते हैं। तो पार्ट्स 1 जो है वो हमारे जो डिफाइन करता था यूनियन और इसके टेरिटरी को डिफाइन करता था कि भारत एक क्या है, यूनियन है, और उसके क्या क्या टेरिटरी है उसके बारे में डिफाइन करता था। पार्ट 1 में जो आर्टिकल्स थे 1 से 4 थे। तो वो जो जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्टिकल 1, 2 और 3, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों आर्टिकल को याद रखेंगे। जो पहला आर्टिकल है वो जो है उसकी जो टेरिटरी है उसके डेफिनेशन देता है। वो ये बताता है कि इंडिया और इसके टेरिटरी के बारे में बताता है। तो इसी आर्टिकल में है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो आर्टिकल 1 में डेफिनेशन है यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब क्या है कि भारत एक संघ है, किसका? राज्यों का। तो आपसे पूछ दिया जाएगा इंडिया इज ए फेडरल कंट्री, तो फेडरल नहीं है, इंडिया फेडरल कंट्री नहीं है, इंडिया इज ए फेडरल कंट्री नहीं है। इंडिया क्या है? यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया इज ए फेडरल ऑफ स्टेट, तो फेडरल ऑफ स्टेट नहीं है, ये यूनियन ऑफ स्टेट है। तो ये इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे फेडरल की। और हाँ, इंडिया क्या है? एक कोसी फेडरल है, लेकिन ट्रू फेडरल नहीं है। तो इंडिया को क्या आर्टिकल 1 में क्या डिस्क्राइब किया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो मतलब आर्टिकल 1 में बता रहा है कि यूनियन ऑफ स्टेट। तो आर्टिकल 1 क्या है हमारा कि यूनियन ऑफ स्टेट के बारे में बता रहा है आर्टिकल 1। कोई भी देश का हम टेरिटरी एक्वायर कर लेंगे और उसको नया स्टेट बनाएंगे और उसको नया स्टेट के रूप में डिक्लेयर कर देंगे। तो आर्टिकल 2 में मतलब कहाँ पे? किसी अलग देश का या फिर कहीं का टेरिटरी हमने एक्वायर कर लिया और उस देश के जो टेरिटरी को हमने एक नया स्टेट बना दिया। तो एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, मतलब कि या तो आप एडमिट कर रहे हो उसको और नया बना भी रहे हो। तो एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट जो है आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 1 क्या है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब जो यूनियन ऑफ स्टेट है वो आर्टिकल 1 है। और आर्टिकल 2 जो बता रहा है कि नया जो स्टेट हम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? नया स्टेट, या फिर नया स्टेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो वो है हमारा आर्टिकल 2 में। उसी तरीके से आर्टिकल 3 है, वो भी न्यू स्टेट के बारे में है। लेकिन हमने क्या क्या एग्जिस्टिंग स्टेट है हमारे जो भारत में है कि बहुत सारे स्टेट है, जैसा कि MP है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, ये सारे क्या है? स्टेट्स है। और हमने इन्हीं स्टेट्स को तोड़ के हमने नया स्टेट बना दिया। तो क्या है कि वही सारे आर्टिकल 3 में के अकॉर्डिंग होगा। वो क्या होगा? न्यू स्टेट, अल्टरेशन ऑफ एरिया, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, मतलब जो स्टेट पहले से एग्जिस्ट कर रहा है हम उसका क्या कर रहे हैं? एरिया चेंज कर दे रहे हैं, बाउंड्री को चेंज कर दे, घटाएंगे या बढ़ा देंगे, या फिर उसका नाम को चेंज कर दे रहे हैं। आज जो स्टेट है MP, या फिर कुछ उसके जगह में कुछ और ही रख देंगे, छत्रसाल नगर भी रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होगा
तो ये वो हो जाएगा आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग। तो तीन आर्टिकल अब तक हमने देखे। आर्टिकल 1 जो है यूनियन ऑफ स्टेट के बारे में बताता है। आर्टिकल 2 जो है हमारा एडमिशन ऑफ स्टेट, जो नया स्टेट हम बनाएंगे, जो प्योर न्यू स्टेट बनेगा वो आर्टिकल 2 से बनेगा। और जो नए पहले से जो स्टेट है हमारा, जो पहले से स्टेट है हमारा, उसको तोड़ के, उसको मरोड़ के, या फिर किसी तरीके से दूसरा स्टेट बनाएंगे, या फिर उसका नाम चेंज करेंगे, या जो भी चीज़ करेंगे तो वो हमारा आर्टिकल 3 से करेंगे। जैसा कि तेलंगाना जो नया स्टेट बना आंध्र प्रदेश से कट करके, तो आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग ही बना वो तेलंगाना जो नया स्टेट बना है। अब चलते हैं कि हमने देखा पार्ट 1। अब पार्ट 2 क्या था हमारा? सिटीजनशिप था। पार्ट 2 था सिटीजनशिप। पार्ट 2 हमारा है सिटीजनशिप। तो ये आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। पार्ट 2 सिटीजनशिप 5 से 11। पार्ट 1 में थे आर्टिकल 1 से 4 और पार्ट 2 में है 5 से 11 जो सिटीजनशिप के बारे में बताता है। तो इस जो पार्ट में है पार्ट 2 में सिटीजनशिप से, इससे रिलेटेड आर्टिकल से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। जब जो भी आर्टिकल्स थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम सिटीजनशिप चैप्टर पढ़ेंगे, जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ है बाय जो सिटीजनशिप का जो चैप्टर है, नेचुरलाइजेशन जो सिटीजनशिप मिलते हैं या फिर जो भी चीज़ है और सिटीजनशिप के जो भी प्रावधान है या चीज़ें हैं, तो वहाँ पे हम इन आर्टिकल्स को पढ़ लेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट 3 है हमारा फंडामेंटल राइट्स। मैं शॉर्ट फॉर्म में FR लिख दे रहा हूँ, फंडामेंटल राइट्स, शॉर्ट फॉर्म में FR, फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके क्लासेस में लेके आऊँगा, कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस होंगे, काफ़ी अच्छे से डिटेल से डिस्कस किया जाएंगे। इसकी जितनी भी आर्टिकल्स है 12 से लेकर 35 तक में, सारे आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे आर्टिकल्स को हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स के अलग अलग क्लासेस में। जो आगे है आपको वो क्लासेस मिल जाएंगे फंडामेंटल राइट्स की। और पार्ट 4 है DPSP, जिसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या है DPSP? पार्ट 4 DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो है आर्टिकल 36 से 51। तो जैसे फंडामेंटल राइट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिस तरीके से फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसी तरह कैसे जो है DPSP जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी हम डिफरेंट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये जो है बहुत बड़ी टॉपिक है, तो इसको अलग वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। फंडामेंटल राइट्स को अलग डिस्कस करेंगे और DPSP को भी। और फंडामेंटल ड्यूटी जो है इनिशियली हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी नहीं था। फंडामेंटल ड्यूटी क्या इनिशियली नहीं था, बाद में इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया गया। जब ऐड किया गया था उसमें 10 ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे। बाद में एक ऐड किया गया 2002 में। तो ये याद रखेंगे कि अभी हमारे जो संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ मौजूद है वो 11 है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो अलग क्लासेस लेंगे तो वहाँ भी इससे डिस्कस कर लेंगे। हम अभी क्या कर रहे हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं उन्हीं को सिर्फ डिस्कस करेंगे। सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स और जो DPSP है या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, तो इनके अलग अलग क्लासेस आएंगे, तो आप वहाँ पे अच्छे से इसको देख सकते हैं। और पार्ट 5 है हमारा यूनियन। हमने बताया था कि जब पार्ट्स पढ़े थे 4 चीज़ों को एक साथ पढ़ेंगे। पार्ट 5 है यूनियन, पार्ट 6 है स्टेट, उसके बाद है स्टेट जो शेड्यूल 1 की पार्ट B में रखा हो गया है पार्ट 7 में। पार्ट 8 में था यूनियन टेरिटरीज। टेरिटरी का डेफिनेशन कहाँ पे था? इंडिया का टेरिटरी का पार्ट 1 में था, 1 से 4 के बीच में। पार्ट 5 में है यूनियन, जो आर्टिकल 52 से लेकर 151 के बीच में है। तो जो है प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और ये सारे चीज़ क्या है यूनियन के अंदर आता है, पार्लियामेंट वगैरह। तो उसको यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं आर्टिकल्स जो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे। प्रेसिडेंट जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जितने भी जो आर्टिकल्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से भी काफ़ी जो इंपॉर्टेंट है हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो प्रेसिडेंट जो है वो उसके लिए जो आर्टिकल है 52 से लेकर के जो 62 का जो आर्टिकल है, ये सारे आर्टिकल्स है प्रेसिडेंट से रिलेटेड। 52 से लेकर के 62 का जितने भी आर्टिकल्स है ये सारे प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, उनके पोस्ट या बाकी चीज़ों से रिलेटेड है। तो जो है आर्टिकल 52 इंडिया में एक प्रेसिडेंट का पोस्ट होगा। आर्टिकल 52 इंडिया में एक प्रेसिडेंट का पोस्ट होगा। 52 क्या बताता है कि प्रेसिडेंट होगा इंडिया में, और 53 उनकी एग्जीक्यूटिव पावर को बताता है। पार्लियामेंट या फिर यूनियन ऑफ इंडिया में जितने भी फैसले लिए जाएंगे वो सारे किसके नाम पे लिए जाएंगे? प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाएंगे। तो आर्टिकल कितने में है वो? आर्टिकल 53 में एग्जीक्यूटिव पावर है सारे। एग्जीक्यूटिव पावर कितने हैं, किसमें है? प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर किसमें है?
प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर है आर्टिकल 53 में। और आर्टिकल 54 क्या है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। प्रेसिडेंट का इलेक्शन के बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल 54, लेकिन किस तरीके से किस मैनर में इलेक्शन होगा वो आर्टिकल 55 में लिखा हुआ है। ये दोनों साथ में, ये 54 और 55 क्या है, इलेक्शन और इलेक्शन का मैनर लिखा हुआ है। और वहीं पे 56 है टेन्योर, और 57 है री इलेक्शन हो सकता है, और ये भी इलेक्शन से रिलेटेड हो गया। 57 इलेक्शन से रिलेटेड। और जो क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पोस्ट के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए, तो उसको लिखा गया है 58 में। और 59 में है कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। प्रेसिडेंट ऑफिस के लिए क्या क्या कंडीशंस रखे जाएंगे, तो वो सारे हैं आर्टिकल 59 में। आर्टिकल 60 में लिखा हुआ है ओथ, जो प्रेसिडेंट का जो ओथ होगा वो आर्टिकल 60 में लिखा हुआ है। और आर्टिकल 61 है जो है वो है उसकी इम्पीचमेंट के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है, इम्पीचमेंट। प्रेसिडेंट को अगर हटाया जाएगा तो एक ही प्रोसीजर है संविधान में मेंशन की प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट के थ्रू ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाया जा सकता है। तो एक बार प्रेसिडेंट को हम रिकॉल कर लेते हैं कि आर्टिकल 52 में जो है प्रेसिडेंट का पोस्ट था, और 53 में जो है एग्जीक्यूटिव पावर जो यूनियन का है किसके नाम पे लिया जाएगा, प्रेसिडेंट के नाम पे। और 54 में जो है हमारा इलेक्शन है, और 55 में जो है इलेक्शन का जो मैनर है किस मैनर पर इलेक्शन होगा, और इलेक्शन से रिलेटेड और एक आर्टिकल था। तो आर्टिकल 57 जो है वो री इलेक्शन के बारे में बात था। और आर्टिकल 56 जो है टेन्योर, ये पूछ लिया जाएगा कि आर्टिकल किस आर्टिकल में जो है प्रेसिडेंट का टेन्योर मेंशन है, तो आर्टिकल 56 में। और ओथ पूछ लिया जाएगा कि ओथ किस आर्टिकल में मेंशन है, तो आर्टिकल 60 में। और आर्टिकल 61 में जो है हमारा इम्पीचमेंट होगा प्रेसिडेंट का। और 52 में, आर्टिकल 72 में है प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसको किसी को भी क्षमा याचना करने की प्रावधान है, मतलब वो किसी को भी माफ़ कर सकता है, इंक्लूडिंग डेथ पेनल्टी। जिसको अगर डेथ, फांसी या किसी चीज़ की सज़ा हो सकता है, सिर्फ अकेला एक इंसान माफ़ कर सकता है, वो जो है प्रेसिडेंट। तो वो किस आर्टिकल से माफ़ करेगा, आर्टिकल 72 से पार्डनिंग पावर है उसमें। आर्टिकल 85 में मेंशन है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है पार्लियामेंट का जो है सेशन को प्रोरोगेशन या फिर डिजोल्यूशन कर सकता है, मतलब पार्लियामेंट का जो सेशन का जो है विघटन कर सकता है। आर्टिकल 85 में क्या करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट का विघटन करेगा। विघटन कित में, आर्टिकल 85 में। किसके एडवाइस पे क्या करेगा, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी जो प्राइम मिनिस्टर है उसके एडवाइस पे कर देगा क्या, सेशन का विघटन कर देगा या डिजोल्यूशन कर देगा। और आर्टिकल 1 to 3 जो है वो है ऑर्डिनेंस पावर। ऑर्डिनेंस, आर्टिकल 123 जो है वो ऑर्डिनेंस है। जब ब्रिटिश इंडिया था हमारे देश में, तो बताएंगे कि जो है ऑर्डिनेंस का प्रोविजन कहाँ से मिलता है। तो ऑर्डिनेंस सबसे पहले हमें दिखता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में, हमें ऑर्डिनेंस सबसे पहला दिखता है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में जो है ऑर्डिनेंस पहली बार लगाता है गवर्नर। तो 72 पार्डनिंग पावर, 85 में क्या करेगा, पार्लियामेंट का विघटन कर देगा यानी डिजोल्यूशन कर देगा या फिर प्रोरोगेशन करेगा। प्रोरोगेशन का मतलब ये होता है कि जो है बिना डिसॉल्व किए पार्लियामेंट का क्या कर रहा है, सेशन को डिसकंटिन्यू कर दे रहा है। सेशन का क्या कर रहा है, डिसकंटिन्यू कर रहा है बिना डिसोल्यूशन के, उसको प्रोरोगेशन कहते हैं। और आर्टिकल 143 में जो है मेंशन है कि जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो किससे सजेशन लेगा, सुप्रीम कोर्ट से सजेशन ले सकता है। किसी भी पब्लिक इंपोर्टेंस या फिर मैटर में जो होगा वो आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 143 में सुप्रीम कोर्ट का सजेशन लेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या अगर सजेशन देगा तो ये बाइंडिंग नहीं है इसके ऊपर कि ये मानेगा ही। सुप्रीम कोर्ट सजेशन देगा लेकिन बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे कि वो उसके सजेशन को मानेगा ही। लेकिन क्या है कि आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है, सुप्रीम कोर्ट से सजेशन लेगा। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या अब तक देखा है। पार्ट 1 जो है हमारा इंडिया और उसके टेरिटरी के बारे में है, और आर्टिकल 1 जो बताता है हमारा जो यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में बताता है, और आर्टिकल 2 जो बताता है न्यू स्टेट को हम अपने इंडिया में इंक्लूड करेंगे वो, और आर्टिकल 3 में बता रहा है कि जो स्टेट पहले से है उसकी बाउंड्री और उसके नाम को चेंज कर सकते हैं या फिर नया स्टेट उसको तोड़ के बना सकते हैं। और वहीं पे जो है पार्ट 2 सिटीजनशिप है, और पार्ट 3 जो है हमारा है 12 से लेकर 35 के बीच में फंडामेंटल राइट। पार्ट 3 12 से 35 फंडामेंटल राइट जो है
फंडामेंटल राइट, और पार्ट 4 जो है डीपीएसपी, पार्ट 4 डीपीएसपी है, और पार्ट 4A जिसको फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहते हैं, पार्ट 4A 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, पार्ट 5 यूनियन, हमने यूनियन को अभी मैं प्रेसिडेंट को देख लिया, तो प्रेसिडेंट की जो आर्टिकल्स है सबसे पहला 52 उनके पोस्ट के बारे में, 53 जो है उनके एग्जीक्यूटिव पावर, 54 इलेक्शन, 55 इलेक्शन का जो मैनर होगा वो, और 56 जो है वो टेन्योर के बारे में, उनका जो कितने साल का कार्यकाल होगा 56, 57 री इलेक्शन हो सकता है और किन ग्राउंड पे री इलेक्शन होगा, तो 56, 57 क्वालिफिकेशन, 59 कंडीशन रहेगा प्रेसिडेंट ऑफिस के लिए, 59 आर्टिकल 60 ओथ, आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट, आर्टिकल 72 पार्डनिंग पावर, आर्टिकल 85 पार्लियामेंट का विघटन करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे, या फिर यहाँ पे डिजोल्यूशन प्रोरोगेशन कर सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डिजोल्यूशन का मतलब बताया था कि जो है कंप्लीटली हाउस को डिजोल्व कर दिया, और प्रोरोगेशन का मतलब होता है कि जो सेशन है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया लेकिन डिजोल्व नहीं हुआ है, विदाउट डिजोल्विंग। आर्टिकल 123 जिसको ऑर्डिनेंस कहते हैं। सबसे पहला जो ऑर्डिनेंस जो देखा जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट में, हमारे इंडिया में, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में सबसे पहला ऑर्डिनेंस देखा जाता है। और आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मामले में जो है क्या ले सकता है, सजेशन ले सकता है। फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और सेकंड पर्सन जो होता है वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो चलते हैं हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड 2 आर्टिकल जो है हमारे बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो 2 आर्टिकल जो है वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो 2 आर्टिकल्स है 63 एंड 64। 64 में जो है वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के बारे में बात करता है। 64 में जो है एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होगा, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होगा कहाँ का, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होगा राज्यसभा का। वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड 2 आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 63 जो है वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के बारे में बताता है। जैसा कि यूएसए में वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट है, हमने वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट यूएसए से ही कॉपी किया है। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारा, उसका वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट है आर्टिकल 63 में है। और आर्टिकल 64 में ये बताता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो होगा एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होगा। लेकिन एक बात यहाँ पे आप ये जानेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट का कोई भी सैलरी, अलाउंसेस, पेंशन इस टाइप की चीज़ें नहीं होता है। वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ एक पोस्ट है, और वाइस प्रेसिडेंट जो होगा, जो भी पर्सन होगा वाइस प्रेसिडेंट, वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का काम करेगा। तो राज्यसभा के जो चेयरमैन का काम करेगा, तो यहीं से उसको इसी के नाम पे जो है राज्यसभा के चेयरमैन के नाम से ही उसको जो है सैलरी वगैरह मिलेगा। जो भी मिलेगा किसके नाम पे मिलेगा, राज्यसभा के चेयरमैन के नाम पे मिलेगा जो है वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी। वाइस प्रेसिडेंट एक पोस्ट है सेकेंड पर्सन ऑफ इंडिया। फर्स्ट पर्सन कौन है, प्रेसिडेंट। अब चलते हैं आगे, प्राइम मिनिस्टर के बारे में देख लेते हैं कि उससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स है प्राइम मिनिस्टर को, हम उसको देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड जो है 2 आर्टिकल्स याद रखेंगे कि जो है एक्चुअली जो है प्राइम मिनिस्टर एग्जैक्ट टर्म हमारे संविधान में मेंशन नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और उसका लीडर है। जो आर्टिकल 74 है वो बताता है कि जो हाउस हमारे जो पार्लियामेंट में होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस टू प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कोई भी फंक्शन नहीं करेगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बिना कोई भी फंक्शन नहीं कर पाएगा। इसलिए जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमेशा होता है हमारे यहाँ। जब सरकार डिसॉल्व होने के बाद भी केयरटेकर गवर्नमेंट होती है, वो तब भी जो है जो एड एंड एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को। तो आर्टिकल 74 में ये मेंशन है कि जो है एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जो एड एंड एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के एड एंड एडवाइस के लिए, उनको सलाह मशवरा देने के लिए जो है एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा आर्टिकल 74 में। आर्टिकल 75 में लिखा है अदर मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो लीडर है उसको प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। लीडर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लीडर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। लीडर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर। लीडर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 74 बोलता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जो एड एंड एडवाइस करेगा किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। जो भी फंक्शन होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा, एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वो खुद से कोई भी फैसला नहीं कर सकता, सिर्फ वो क्या है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है।
नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। जितने भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन के पावर होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के नाम पे लिया जाता है। प्रेसिडेंट सिर्फ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। प्रेसिडेंट का हाल ऐसा है कि घर में जो मेंबर जो दादाजी है उनका ज़्यादा कुछ चलता नहीं है, उन्हीं के जैसा है, बट उनका जो रिस्पेक्ट आदर जो है बहुत ज़्यादा होता है। और जो पूरे फैसले जो लेते हैं घर का जो सुप्रीम मेंबर होता है, जैसे कि पापा या मम्मी, तो वो लेते हैं। तो उसी तरीके से जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये पूरा फैसला लेता है, लेकिन किसके नाम पे लेता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे। तो आर्टिकल 75 जो है हमारा प्रधानमंत्री या फिर अदर मिनिस्टर के बारे में बताता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो रियल एग्जीक्यूटिव होता है, और जो है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन है? प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारा पार्लियामेंट। जब भी हम पार्लियामेंट को पढ़ेंगे तो पार्लियामेंट जो है 3 अंगों चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। पार्लियामेंट 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। पहला जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात कहा जाता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। क्या इंटीग्रल पार्ट है? पार्लियामेंट का क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंटीग्रल पार्ट है। और उसके अलावा 2 हाउस है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो आपसे क्वेश्चन में अगर कभी ये पूछ लिया जाएगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है किसी भी हाउस का पार्ट है या फिर नहीं है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है किसी भी हाउस का पार्ट नहीं होता है, किसी भी हाउस का मेंबर नहीं हो सकता। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, ना ही लोकसभा ना ही राज्यसभा का मेंबर है। पार्लियामेंट का क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक इंटीग्रल पार्ट है। तो पार्लियामेंट से रिलेटेड 3 आर्टिकल को पढ़ेंगे, वो बहुत ज़रूरी है, और तीनों को हम हमेशा साथ में ही पढ़ेंगे। आर्टिकल 79, 80, 81, 79, 80, 81। तो आर्टिकल 79, 80, 81 जो 79 में है उसमें है पार्लियामेंट के बारे में। आर्टिकल 79 है हमारा पार्लियामेंट, और आर्टिकल 80 है हमारा कि जो है राज्यसभा होगा, और आर्टिकल 81 है लोकसभा। मैं शॉर्ट से RS और LS लिख दे रहा हूँ, राज्यसभा और लोकसभा। आर्टिकल 79 जो है एक पार्लियामेंट होगा जो लॉ बनाएगा, चीज़ें को फंक्शन करेगा, और आर्टिकल 80 जो है राज्यसभा के बारे में है, और आर्टिकल 81 जो है लोकसभा के बारे में है। तो पार्लियामेंट क्या हो गया? 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। इंटीग्रल पार्ट कौन होगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। एक लोकसभा एक राज्यसभा, और 3 आर्टिकल्स को साथ में पढ़ेंगे पार्लियामेंट जब भी बात आएगा, और इसको शॉर्ट में याद रखेंगे, सरल या फिर सरला। ठीक है, 79, 80, 81 सौ फॉर संसद, रॉ फॉर राज्यसभा, ला फॉर लोकसभा। तो संसद है 79, 80 में है राज्यसभा, 81 में है लोकसभा। तो इन आर्टिकल्स को एक ही साथ याद रखेंगे। आर्टिकल 100 में ये मेंशन है कि स्पीकर जो होगा उसको अधिकार है कास्टिंग वोट का। जब भी किसी भी मामले में जो है टाई हो जाएगा, टाई मतलब 50-50 हो जाएगा, जो स्पीकर है हाउस का जो स्पीकर है उसको कास्टिंग वोट करने का अधिकार है। तो टाई ब्रेकर वोट बोलते हैं कास्टिंग वोट को। स्पीकर के जो वोट को है उसको टाई ब्रेकर वोट कहते हैं, जो आर्टिकल 100 में मेंशन है। 100 को स्प्लिट करने से दो भाग में स्प्लिट हो जाएगा 50-50 में। तो 50-50 जब भी हो जाएगा तो 100 पे आएंगे। आर्टिकल 100 जो स्पीकर का कास्टिंग वोट का है, जो निर्णायक मत है, इससे डिसाइड होता है, जो टाई ब्रेकर को तोड़ा जाता है। और आर्टिकल 105 पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, जो भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है वो आर्टिकल 105 में है। आर्टिकल 108 जो है वो ज्वाइंट सिटिंग करेगा। जब भी किसी मामले में राज्यसभा या लोकसभा में कोई कंसेंसस नहीं बनेगा, उन दोनों के बीच में डेडलॉक हो जाएगा, तो यहाँ पे ये समझ में नहीं आएगा कि आगे कोई सोल्यूशन है या नहीं है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेगा कि एक ज्वाइंट सिटिंग बुलाएगा, एक ज्वाइंट सिटिंग मिलाएगा। तो उसमें जो ज्वाइंट सिटिंग का जो प्रोविज़न है वो आर्टिकल 108 में है। तो ज्वाइंट सिटिंग कौन बुलाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसकी जो बैठक करेगा, यानी प्रेसिडिंग जो ऑफिसर होगा, बैठक कौन करेगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है लोकसभा का, लोकसभा स्पीकर होगा, स्पीकर। लेकिन अगर स्पीकर नहीं है, स्पीकर एब्सेंट है, अगर ये नहीं है, तो जो है यही लोकसभा का डेप्यूटी स्पीकर करेगा, डिप्टी स्पीकर करेगा लोकसभा का ही। लेकिन मान लो कि डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है हाउस में,
तो फिर जो है ज्वाइंट सिटिंग का जो है बैठक यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर एज ए बैठक जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन करेगा, तो डेप्यूटी स्पीकर ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन कहाँ का, राज्यसभा का। तो यहाँ पे एक चीज समझेंगे, ज्वाइंट सिटिंग का जो बैठक है कभी भी जो है राज्यसभा का चेयरमैन नहीं करेगा। इसका रीजन ये है कि राज्यसभा का चेयरमैन जो है किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है। राज्यसभा का चेयरमैन का कौन होता था, जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारा, वाइस प्रेसिडेंट किधर गया, ये वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारा राज्यसभा का जो है चेयरमैन होता है और वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है, जिसके कारण सिंडिक का बैठक वो नहीं करेगा और जो है क्योंकि वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है। तो ज्वाइंट सिंडिक का जो बैठक जब भी कराएगा तो लोकसभा के स्पीकर कराएगा, लेकिन लोकसभा के स्पीकर नहीं है, मान लो ये नहीं है लोकसभा स्पीकर, तो है डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा कराएगा, लेकिन ये भी नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लेकिन राज्यसभा का चेयरमैन नहीं कराएगा ज्वाइंट सिटिंग का बैठक। तो ज्वाइंट सिटिंग जो है किन किन मामलों में हो सकता है, ऑर्डिनरी जो बिल है तो उसमें ज्वाइंट सिटिंग हो सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल जो बिल होगा जैसा कि जो है 97 अमेंडमेंट एक्ट, 42 अमेंडमेंट एक्ट, 44 अमेंडमेंट एक्ट, ये सारे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगा। ज्वाइंट सिटिंग सिर्फ होगा ऑर्डिनरी बिल में, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल में ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम आर्टिकल 110 में, जो ये बताता है कि मनी बिल के बारे में। आर्टिकल 110 में लिखा हुआ है मनी बिल के बारे में। तो मनी बिल जब भी डिसाइड करेगा तो वो डिसाइड करने वाला होगा, कौन होगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के पास ये डिस्क्रिप्शन है कि वो डिसाइड करेगा कि कौन सी चीज़ मनी बिल के अंदर आता है या नहीं आता है। ये है उसके पास में पावर है, लोकसभा के जो स्पीकर है उनके, वो डिसाइड करेगा। फाइनली अथॉरिटी उसके पास है, लोकसभा के स्पीकर के पास, कि मनी बिल क्या है क्या नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे कि आर्टिकल 112 में। आर्टिकल 112 है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी हमारे संविधान में जो बजट का प्रोविजन है, बजट एक्चुअली जो है एग्जैक्ट वर्ड हमारे संविधान में बजट के बारे में नहीं लिखा है। बजट एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, बजट हमारे संविधान में मेंशन नहीं है, लेकिन हम अपने नॉर्मल लाइफ में मेंटोस जिंदगी में जो है हमारा, तो उसमें हम बजट बोलते हैं। लेकिन जो है बजट नहीं है, टेक्निकल टर्म में लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आर्टिकल 112 में, जिसको हम बजट कह रहे हैं मेंटोस जिंदगी में। लेमन लैंग्वेज में हम बजट कह रहे हैं, जो कि है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आर्टिकल 112 में। और आर्टिकल 116 जो है वोट एंड अकाउंट, आर्टिकल 116 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वोट एंड अकाउंट के बारे में है, जिसको एक्सेप्शनल ग्रांट्स भी कहा जाता है। आर्टिकल 116 को बोला जाता है वोट एंड अकाउंट और उसी को बोला जाता है एक्सेप्शनल ग्रांट्स। जो भी प्रोविजंस जो है वो सारे जो बजट्स में मेंशन नहीं होते हैं, जिस साल अगर बजट नहीं पास हो पाता है या फिर जो एक्स्ट्रा ग्रांट्स हमें लेने होते हैं, जो एक्स्ट्रा ग्रांट्स लेने होते हैं, तो इसके लिए अलग बिल लाया जाता है, जिसको बोला जाता है कि वोट एंड अकाउंट। आर्टिकल 17 है हमारा फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल क्या है, फाइनेंशियल बिल जो है, फाइनेंशियल बिल जो है 117, आर्टिकल 117 में हमारा फाइनेंशियल बिल है। आर्टिकल 117 और 123 में हमने देखा था प्रेसिडेंट की जब जो पावर्स थे उनमें देखा था हमने, ये ऑर्डिनेंस पावर है, ऑर्डिनेंस पावर प्रेसिडेंट के अंदर। और सबसे पहला जो ऑर्डिनेंस लगा था, कब लगा था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में, जब दोनों हाउस जो है सेशन में नहीं होगा और प्रेसिडेंट को लगेगा कि नहीं ये लॉ लाना चाहिए और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है देश के जो है इम्पोर्टेंस के लिए, तो वो ऑर्डिनेंस जारी करेगा। किस आर्टिकल के अंदर में, 123 के अंदर में ऑर्डिनेंस जारी करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब आगे बढ़ते हैं हम सुप्रीम कोर्ट को लेके, कि सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है इससे रिलेटेड जो है कुछ आर्टिकल्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद ही रखना पड़ेगा। कि आर्टिकल 124 जो है सुप्रीम कोर्ट का स्थापना करता है, और आर्टिकल 131 जो है ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, यानी मूल अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट का। आर्टिकल 131, आर्टिकल 124 जो सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट करता है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 124 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 124 आर्टिकल 124 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 131 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 137 जो है रिव्यू का पावर देता है
जजमेंट, किसी भी जजमेंट या ऑर्डर अपना जो भी है वो जजमेंट दे चुका है या फिर कोई हाई कोर्ट या किसी ने दिया है तो उसको रिव्यू करेगा, उसका ऑर्डर देगा। तो इसी आर्टिकल 137 को भी जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। जुडिशियल रिव्यू कर सकता है आर्टिकल 137 के अनुसार भी। जुडिशियल रिव्यू के लिए बहुत सारे आर्टिकल्स जो है, आर्टिकल्स 13 जो है वो भी जुडिशियल रिव्यू का जो है पावर देता है, और आर्टिकल्स जो 137 है ये भी जुडिशियल रिव्यू का ही पावर दे रहा है। आर्टिकल 143 जो हमने देखा था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है सुप्रीम कोर्ट से क्या लेगा, एडवाइस लेगा किसी भी पब्लिक इंपॉर्टेंस या फिर बाकी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी जो होगा उनमें। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट जो भी एडवाइस देगा तो प्रेसिडेंट पे जो है वो बाइंडिंग नहीं होगा। जो भी एडवाइस दिया गया है तो बाइंडिंग नहीं होगा। तो हमने ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड 4 आर्टिकल, 124 में सुप्रीम कोर्ट का जो है एस्टेब्लिशमेंट, और 131 में जो है ओरिजिनल जुरिडिक्शन, 137 में हमने देखा जो रिव्यू पावर है, जजमेंट और ऑर्डर्स को रिव्यू पावर किस में है, 137 में। 143 में है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्या देगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सलाह ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से। और इसके अलावा जो 2 पोस्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अटॉर्नी जनरल और सीएजी। पार्ट 5 क्या था हमारा, यूनियन, आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक था, तो हम पार्ट 5 ही देख रहे थे अभी। तो पार्ट 5 में हमारा है 2 चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, अटॉर्नी जनरल और सीएजी। अटॉर्नी जनरल है आर्टिकल 76 में है अटॉर्नी जनरल, और जो है सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो आर्टिकल 148 में है। आर्टिकल 76 में है अटॉर्नी जनरल। तो हमारे देश में जो है लॉ ऑफिसर के रूप में सबसे बड़ा ऑफिसर कौन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76 में। इसका अपॉइंटमेंट जो किया जाएगा वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा में किया जाएगा। कौन करेगा अपॉइंटमेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसके एडवाइस पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही एडवाइस करते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। वो ये तब तक अपने पावर का एक्सरसाइज करता है जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको अपना प्लेजर दिखा रहा है। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको कभी भी हटा सकता है और इसकी जगह में नया पर्सन को ला सकता है। तो इसका कोई टेन्योर नहीं होता है। टेन्योर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के मूड पे डिपेंड करता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है, आर्टिकल 76 के अकॉर्डिंग एक अटॉर्नी जनरल नियुक्त करेगा जो एक लॉ ऑफिसर होता है और देश का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है। आर्टिकल 148 जो सीएजी यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के बारे में बताता है, यही सीएजी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएजी जो है देश में जितने घोटाला हुए थे, 2G स्कैम और बाकी चीज़ें जो हुए थे, यही सीएजी जो है वो उजागर किया था। जितने भी घोटाला वगैरह थे वो सारे सीएजी ने ही बाहर निकाला था। आर्टिकल 149 में है सीएजी के जो ड्यूटी और पावर है, आर्टिकल 149 में है सीएजी के ड्यूटी और पावर के बारे में। तो एक बार हम क्विक रिकॉल कर लेते हैं कि हमने जो है आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में क्या क्या देखा, जो ट्राई करते हैं कि हमें कितना याद है। तो सबसे पहला जो है पार्ट 1 में जो आर्टिकल्स थे 1 से 4 के बीच में था, जो यूनियन और उसके टेरिटरी के बारे में बता रहा था। आर्टिकल पहला जो है यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में बता रहा था कि यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में बता रहा था। दूसरा आर्टिकल है कि नया स्टेट्स बनाएंगे, हम किसी को एक्वायर कर रहे हैं तो उसकी जो टेरिटरी को एक्वायर कर रहे हैं तो उसका नाम देंगे, नया स्टेट बनाएंगे, तो आर्टिकल 2 के अनुसार। और आर्टिकल 3 के अनुसार जो है, जो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग स्टेट है, जो पहले से जो स्टेट है उसके नाम, बाउंड्री और जो है कुछ भी चेंज कर सकते हैं, जो भी अल्टर कर सकते हैं या फिर नया स्टेट बना सकते हैं उसको तोड़ के, तो आर्टिकल 3 के अनुसार। और ये 3 आर्टिकल थे पार्ट 1 में। और पार्ट 2 में जो था सिटीजनशिप है। थर्ड पार्ट है हमारा जो फंडामेंटल राइट है, जो है 12 से लेकर 35 तक में है फंडामेंटल राइट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है उसको प्रमोट करता है, फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 4 डीपीएसपी जो सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो आर्टिकल हमारा है 36 से लेकर के 51 के बीच में। वो वहीं पे आते हैं कि जो है फंडामेंटल ड्यूटी जो पार्ट 4A में है, जो ओरिजिनली जो है संविधान में मेंशन नहीं था। पार्ट 4A में आर्टिकल 51A तो ओरिजिनली मेंशन नहीं था हमारे संविधान में, बाद में आया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। पार्ट 5 यूनियन है, तो यूनियन बहुत बड़ा चैप्टर है, हमने यूनियन को अच्छे से डिस्कस किया है, तो यूनियन को भी बहुत रिकॉल कर लेते हैं कि यूनियन में जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, जो राज्यसभा लोकसभा का जो चेयरमैन है या फिर पार्लियामेंट है, अटॉर्नी जनरल, सीएजी, ये सारे यूनियन के अंदर ही आते हैं। तो यूनियन जो है पार्ट 5 में है, आर्टिकल 52 से लेकर के 151 में जो है सबसे पहला प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स 52 से लेकर के 62 जो है सबसे पहला जो 52 जो आर्टिकल है प्रेसिडेंट के पोस्ट के बारे में, 53 जो है एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में, 54 जो है इलेक्शन के बारे में, 55 जो है उनके
इलेक्शन के जो मैनर है उनके बारे में, 56 जो है टेन्योर, 57 जो है वो री इलेक्शन के बारे में, 58 क्वालिफिकेशन, 59 कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस के लिए क्या कंडीशन होगा, 59, 60 और 61 इम्पीचमेंट, और जो है इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 72 पार्डनिंग पावर, मतलब देश तक के लेकर हर एक तरीके के जो क्षमा याचना है वो कर सकता है, क्षमा कर सकता है प्रेसिडेंट। आर्टिकल 72 में 85 में जो है लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, विघटन कर सकता है। 85 में जो है आर्टिकल 103 में 133 आर्टिकल 123 में जो है ऑर्डिनेंस पावर है। आर्टिकल 143 जो है प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से इंडिया, आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह मशवरा लेगा। और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड दो आर्टिकल 63 में पोस्ट, 64 में एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, सैलरी वगैरह कहाँ से मिलेगा उनको, राज्यसभा के चेयरमैन के से मिलेगा, ना कि वाइस प्रेसिडेंट के रूप में मिलेगा। और जो है पीएम के बारे में, पीएम एग्जैक्ट टर्म मेंशन नहीं है। लीडर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पीएम कहते हैं। लीडर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का लीडर होगा वो पीएम है कहते हैं उसको। और 74 में लिखा हुआ है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, आर्टिकल 74 में मेंशन है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा एड एंड एडवाइस टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट को जो है एड एंड एडवाइस के लिए प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का लीडर कहलाएगा प्राइम मिनिस्टर, जो आर्टिकल 75 में मेंशन है। आर्टिकल 75 प्राइम मिनिस्टर और बाकी जो मिनिस्टर हैं उनके बारे में। और पार्लियामेंट 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। प्रेसिडेंट को बोला जाता है इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, और 2 हाउस है लोकसभा राज्यसभा। कभी अगर पूछ लिया जाए कि पार्लियामेंट का जो है, कभी पूछ लिया जाए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है किसी भी हाउस का पार्ट है या फिर नहीं है, तो किसी भी हाउस का पार्ट नहीं हो सकता है, या फिर किसी भी बैठक में जो है वोट नहीं कर सकता है प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट से रिलेटेड 3 आर्टिकल्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एक साथ पढ़ेंगे। सरल संसद राज्यसभा सरल 79, 80, 81 सरल संसद 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81, पार्लियामेंट 79, राज्यसभा 80, 81 लोकसभा। और जो आर्टिकल 100 जो है कास्टिंग वोट करेगा, कौन करेगा, स्पीकर कास्टिंग वोट जब टाई हो जाएगा। आर्टिकल 105 जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो मिला हुआ है, आर्टिकल 105 में मिला हुआ है। आर्टिकल 108 ज्वाइंट सिटिंग को जब भी बैठक होगा वो कौन करेगा, प्रिसाइड, तो वो करेगा लोकसभा स्पीकर, या फिर वो उसके गैर मौजूदगी में लोकसभा डिप्टी स्पीकर, और वो भी नहीं रहेगा तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आर्टिकल 108 ज्वाइंट सिटिंग जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बुलाएगा। आर्टिकल 110 जो है मनी बिल, जो स्पीकर के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है कि वो डिसाइड करेगा कि क्या चीज़ मनी बिल है नहीं है। आर्टिकल 112 जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेमन लैंग्वेज में बजट। आर्टिकल 116 वोट एंड ग्राउंड्स जो है एक्सेप्शनल ग्राउंड में। और जो है आर्टिकल 117 को फाइनेंस बिल। आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस जो हमने देखा था पीछे। और जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स 124 उसके इस्टेब्लिश के बारे में, आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में। आर्टिकल 131 जो है ओरिजिनल जुरिडिक्शन। आर्टिकल 137 जो है जुडिशियल रिव्यू को प्रमोट करता है, या फिर अपने जजमेंट को देख सकता है, ऑर्डर्स और जजमेंट को क्या कर सकता है, रिव्यू कर सकता है आर्टिकल 137 से। आर्टिकल 143 जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेगा, सलाह ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से। और अटॉर्नी जनरल जो है आर्टिकल 76 में, जो देश का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर है अटॉर्नी जनरल है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो अपॉइंट करेगा। आर्टिकल 148 CAG के बारे में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यही वो संस्था है जिसने बहुत सारी जो स्कैम है, करप्शन है, उन चीज़ों को जो है उजागर किया था। आर्टिकल 149 जो है CAG ड्यूटी पावर्स। तो दोस्तों हमने देखा कि जो है इंपॉर्टेंट्स आर्टिकल्स का जो पहला वीडियो था, हमने इनमें काफ़ी अच्छे से जो भी आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट थे उनको काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया, और ट्राई किया कि क्लास में ही चीज़ें को याद हो जाए, इसलिए बहुत ज़्यादा चीज़ों को रिपीट किया। जितना रिपीटेशंस होगा हमारा उतना अच्छा रहेगा कि हमें चीज़ें याद होगा, रिकॉल होगा। तो जितने ज़्यादा रिपीटेशंस होंगे उतने बेटर है। तो आप इन आर्टिकल्स को एक बार लिख लेंगे, फिर रिपीट करेंगे, चार्ट बना के देखेंगे, तो काफ़ी अच्छे से आपको याद रहेगा। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया होगा तो आशा करते हैं कि आपको सारी चीज़ें याद हो गया होगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, उसको रिवाइज करते रहेंगे बार बार। इससे ये रहेगा कि आपको लॉन्ग टाइम के लिए चीज़ें याद रहेगी। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस सेक्शन के लिए चाहिए। और आपकी जो भी डाउट्स है या फिर चीज़ें हैं आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करना ना भूलें।
थैंक यू सो मच।